और जो घर में लेक्चर सुनेगा वो आपकी बेइज्जती भी सुनेगा, तो इसीलिए नाम लेके बेइज्जती करनी है मैंने। चुप कर जाओ लड़कियों, तुसी गल्ला कर करके रजती है नहीं। आप दोनों लहदा बैठ जाओ। उठो यहाँ से लड़की, ग्रुपिंग तोड़ देनी है मैंने आपकी। उठे यहाँ से, उठ जाओ, आगे आ जाओ। चलो भाई लड़की तुम भी दोनों उठ जाओ, बिखर जाओ दोनों। एक उधर चली जाए, उधर चली जाए। हैं? अच्छा, ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का चैप्टर है, जिसको एबीसी भी कहते हैं, ये एफओएच के चैप्टर की एक्सटेंशन है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जो ये चैप्टर है बेटा, ये एफओएच का चैप्टर ही है। आई कैप की किताब में ये मिसिंग है अभी, लेकिन जब भी आई कैप की किताब में अब आएगा तो एफओएच के चैप्टर में इंक्लूड होगा। तो आपने आइंदा जब रिवीजन करनी है तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को एफओएच के साथ ही रिवाइज करना है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का चैप्टर आपने समझ लिया, एफओएच का चैप्टर ही है, इसको आपने एफओएच के साथ रिवाइज करना है। जब हमने एफओएच का चैप्टर शुरू किया था तब हमने कहा था डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दो तरह की फैक्ट्री की कॉस्ट होती हैं। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती हैं, ऐसे ही था। यानी फैक्ट्री की जो कॉस्ट है, इसमें दो तरह की कॉस्ट होती हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरी इनडायरेक्ट कॉस्ट। दूसरी कौन सी होती है? ये जो डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती हैं। जब भी एफओएच का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, ये कहीं ना कहीं डिस्कशन हम कराए हुए हैं पहले। जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक है। जैसे लकड़ी की कुर्सी बनाने पे जो मटेरियल लगना है, जो लकड़ी की कुर्सी बनाने पे मटेरियल लगना है वो डायरेक्ट मटेरियल है। ओ भाई ये आप होस्ट बन गए हैं? खैर, अच्छा, आज मैं नाम लिख लूँ, उन्हें बार बार मेरे को होस्ट क्लेम कर जाना। छेड़छाड़ ना किया करें जनाब, जो भी है आते हैं यहाँ पे, इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, स्क्रीन ही गायब कराती तुझे। अच्छा, तो बेटा जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती है। और जैसे मैं कह रहा था, लकड़ी की कुर्सी पे लकड़ी मटेरियल लगना है, और प्लास्टिक की कुर्सी के लिए तो हर एक का मटेरियल स्पेसिफिक है। ये टोटल में भी पता चलता है, पर यूनिट प्रोडक्ट पे कितना लगेगा बड़ी आराम से हमें पता होता है कि एक प्रोडक्ट के यूनिट पे कितने किलोग्राम मटेरियल लगेगा, और एक यूनिट पे मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी। डायरेक्ट कॉस्ट की ये भी खूबी होती है, ये रेडिली कन्वर्टेबल या रेडिली अवेलेबल ऑन पर यूनिट बेसिस होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट की मिसालें क्या क्या थी? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट थी, और दूसरी थी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट में तमाम वो खर्चे आते हैं जो फैक्ट्री के कॉमन एक्सपेंसेस हैं। कॉमन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का रेंट हो गया। फैक्ट्री का रेंट किसी एक प्रोडक्ट के लिए नहीं है, वो पूरी फैक्ट्री का रेंट आपने पे किया है, और तमाम प्रोडक्ट उस रेंट से फायदा उठा रही हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड या इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती हैं, जिनको एफओएच भी कहते हैं, ये फैक्ट्री के कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। और इन कॉमन एक्सपेंसेस को हमने कहा था आपने प्रोडक्ट्स में या डिपार्टमेंट्स में आपने इनकी क्या करनी होती है, एलोकेशन, बताया था आपको। यानी ओवरहेड्स कॉमन कॉस्ट है, और इसको प्रोडक्ट वाइज या डिपार्टमेंट वाइज या ऑर्डर वाइज आपको इस पूरे एफओएच के चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड सीखनी होती है। क्या ये बात समझ आई? तो हम ओवरहेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सिंगल रेट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं या मल्टीपल रेट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। अब मल्टीपल रेट सिस्टम है, डिपार्टमेंटल तक आप पढ़ाए हैं, तीसरा हमने पढ़ना है। यानी सिंगल रेट से एफओएच डिस्ट्रीब्यूट करें या मल्टीपल रेट से डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इस चैप्टर का भी मकसद क्या होगा, ये जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसका मकसद भी फैक्ट्री की जो इनडायरेक्ट कॉमन कॉस्ट है उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में एलोकेट करना। जिस मेथड से ओवरहेड्स की एलोकेशन की जाती है, प्रोडक्ट कॉस्ट में ओवरहेड एलोकेट किए जाते हैं,
उस सिस्टम को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक ऐसा कॉस्टिंग सिस्टम है जो आपकी कॉमन एक्सपेंसेस को प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाता है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूशन सिखाती है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमें ओवरहेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन सिखाती है। यानी जब भी आप ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप एक्चुअली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो सिस्टम या वो मेथड है जिसके जरिए आप ओवरहेड्स की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे करते हैं वो भी यही सिखाती है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है कि ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने के 3 मेथड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के 3 सिस्टम है। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की हमें गाइडेंस देती है। ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के 3 सिस्टम है, या सिंगल रेट सिस्टम से ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करें, या मल्टीपल रेट सिस्टम से ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करें। सिंगल रेट सिस्टम से ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करें या मल्टीपल रेट सिस्टम से ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करें। सिंगल रेट सिस्टम में क्या होगा? पूरी फैक्ट्री के एक ही रेट होगा, पूरी फैक्ट्री का। उस रेट का और क्या नाम होता है बताओ भाई? उस रेट के 2-3 और भी नाम है, बोलना नहीं बाकियों ने, याद है? उस सिंगल रेट का और भी नाम होता है, बोलना नहीं बाकियों ने। नहीं, सिंगल रेट का और क्या नाम जी? प्लांट वाइड रेट। हाँ, ये रटा होना चाहिए, प्लांट वाइड रेट और ब्लैंकेट रेट। प्लांट वाइड रेट, या यानी वो आपको ये भी कह सकता है कि प्लांट वाइड रेट सिस्टम, उसका मतलब सिंगल रेट सिस्टम ही है। ठीक है, तो प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट भी नाम है, बड़े नाम थे इसके, लेकिन जो फेमस नाम है वो है प्लांट वाइड। इसमें पूरी फैक्ट्री का पढ़ा है आप एफओएच के चैप्टर में, ये हमारा आज का टारगेट नहीं है। मल्टीपल रेट सिस्टम में आपके पास 2 होते हैं, डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, ये भी आप पढ़ाए हैं। डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट होता है। डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में हर डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सेपरेट रेट होता है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड रेट सिस्टम। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको क्या कहते हैं? एक्टिविटी बेस्ड रेट सिस्टम। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कहती है कि ये आप डिपार्टमेंट्स के चक्कर में ना पड़े। फैक्ट्री में अगर 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो कुछ ऐसे काम है जो डिपार्टमेंट 1 में भी हो रहे हैं, डिपार्टमेंट 2 में भी हो रहे हैं, डिपार्टमेंट 3 में भी हो रहे हैं, डिपार्टमेंट, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो प्रोडक्शन में होनी और वो हर डिपार्टमेंट में होती है। तो आप डिपार्टमेंट से बालातर होकर एक्टिविटी वाइज ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। क्या करें? एक्टिविटी वाइज। मिसाल के तौर पर डिपार्टमेंट ए के लिए भी रॉ मटेरियल परचेज होना है, डिपार्टमेंट बी के लिए भी परचेज होना है, सी के लिए भी परचेज होना है, और डी के लिए भी, यानी चारों डिपार्टमेंट्स के लिए परचेज डिपार्टमेंट के जरिए मटेरियल परचेज होना है। अब चारों डिपार्टमेंट में परचेजिंग की एक्टिविटी हो रही है, इसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट। क्या कहते हैं इसको? तो आप डिपार्टमेंट वाइज करने की बजाय आप पूरी बिजनेस की जो प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी है उसको एक ओवरहेड का नाम दे दो। यानी अब आपके ओवरहेड्स डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट होने की बजाय पहले एक्टिविटी वाइज एलोकेट होंगे। पूरे बिजनेस में जहां प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटी है उसको इकट्ठा कर लेंगे खर्चे को। जहां आपके पूरे बिजनेस में इंस्पेक्शन हो रही है, इंस्पेक्शन इज आल्सो एन एक्टिविटी। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट भी होता था ना, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की बजाय बाज दफा इंस्पेक्शन एक्टिविटी भी होती है। तो आप जहां जहां इदारे में जिस जिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन एक एक्टिविटी बना दो, और उस इंस्पेक्शन का जितना खर्चा पूरे इदारे में हो सकता है आप वो अलहदा कर लो। क्या मेरी बात आप समझे? डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंसेस ओवरहेड के चाहिए कि अब एक्टिविटी वाइज, क्योंकि मल्टीपल एक्टिविटीज या सेम एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म्ड इन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। समझ आ रही है? इसी तरह प्रोडक्शन सेटअप, क्या बता रहा हूं? क्या होता है प्रोडक्शन सेटअप? बताया हुआ मैंने। प्रोडक्शन सेटअप मैंने बताया हुआ एफओएच के चैप्टर में। ये कब बताया था? जब मैं आपको करा रहा था पहला सवाल सिंगल रेट सिस्टम का, जिया टेक्सटाइल, 8वां सवाल था नोट्स का, 8वां सवाल।
बिजनेस स्टार्ट करना तब भी बताया था, गलत कहा था मैंने, आज भी गलत है। प्रोडक्शन सेटअप किसे कहते हैं? गोंगलू बताओ, मशीन सेटअप से क्या मुराद है? हाँ जी, प्रिपरेशन। जब भी आपने प्रोडक्शन बैचेस में करनी होती है तो प्रोडक्शन करने से पहले मशीन को प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ द मशीन फॉर नेक्स्ट प्रोडक्शन, तो उस प्रिपरेशन को सेटअप कहते हैं। ये उन इदारों में ज्यादा होती है जिनमें मशीनें कम है, प्रोडक्ट ज्यादा बनाते हैं आप उस मशीन पे। कभी एक प्रोडक्ट बनाई, फिर मशीन को साफ किया, उसको सेटअप किया, फिर दूसरी प्रोडक्ट बनाई, तीसरी। मैंने मार्कर की मिसाल दी थी कि एक ही मशीन है, उस पर ब्लू मार्कर भी बनते हैं, व्हाइट बोर्ड मार्कर, ब्लैक मार्कर भी बनते हैं। अब ब्लू मार्कर जब बनेगा तो वो सारी मशीन पे ब्लू इंक गिरी पड़ी होगी, या वो जहाँ इंक है उसमें ब्लू फिल की होगी, फिर आप सफाई करेंगे। ब्लैक मार्कर बनाने से पहले ब्लैक मार्कर की इंक लगाएंगे, सारी मशीन साफ करेंगे, ब्लैक मार्कर के ये कैप, ब्लैक मार्कर की सारे जो भी चीजें जहां जहां मशीन में रखनी है, तो इसको कहते हैं प्रोडक्शन सेटअप। यानी वी आर प्रिपेयरिंग आवर मशीन फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्शन। तो ये सेटअप का काम हर डिपार्टमेंट में होता है, अगर आपके इदारे में मशीनों से काम होता है तो प्रोडक्शन सेटअप इज आल्सो एन एक्टिविटी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यानी अब डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स नहीं होंगे, अब ओवरहेड क्या होंगे, और हर एक्टिविटी का अलग अलग रेट होगा। हर एक्टिविटी का क्या होगा? पहले हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट होता था, अब किसका रेट होगा? वहां मैंने आपको असूल बताया था, अभी मैं पिछली चीजें पूछ रहा हूँ आपसे, तो इसलिए कह रहा हूँ ये एफकोच के साथ रिवाइज करना, क्योंकि आप में से जो बच्चे तो पोस्ट रिजल्ट वाले हैं उन्हें तो अभी कल परसों ही खत्म किया है, लेकिन जो प्री वाले हैं उन्होंने बड़ा गैप हो गया एफकोच का चैप्टर, तो मैं बातें पिछली रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि उनको भी याद आ जाए। मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपने जवाब देना है कि अगर आपको किसी डिपार्टमेंट में एब्जॉर्प्शन रेट की बेस ना बताई हो तो आपने अपनी जजमेंट से खुद बेस सेलेक्ट करनी होती है। जी, कौन सी बेस लेंगे? अभी आपने असाइनमेंट भी की थी एक दिन, बोलना नहीं बाकियों ने। एब्जॉर्प्शन रेट की बेस क्या लेंगे? बोलना नहीं जी, बोलना नहीं। एब्जॉर्प्शन रेट जो होता है बजटेड एफओ डिवाइडेड बाय बजटेड बेस, वो बेस क्या लेंगे अगर आपको किसी डिपार्टमेंट की बेस ना बताई हो? मैंने बताया हुआ है किस चीज पे डिपेंड करता है। कैसे पता चलेगा? आप डिपेंड, आप सवाल आपके सामने है, मैंने आपको डिपार्टमेंट दे दिया, असेंबली डिपार्टमेंट बताओ, फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट दे दिया है, फॉस्फेट डिपार्टमेंट दे दिया, उन 10 की में पता लगाएगा कि कौन सी बेस लेनी है। बोलना नहीं, नहीं ना याद, भूल गया है। हाँ जी, हायर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर, मैंने कहा था वहां पर आपने देखना है डायरेक्ट लेबर आवर क्या है, मशीन आवर क्या है। और ये इस चैप्टर की बातें नहीं है, ये वो पिछले की थी। ऐसे ही चेक कर रहा हूँ, टेस्टर लगा रहा हूँ कि कितने अलर्ट हैं आप। पुस पुस, आप भाई नहीं, असाइनमेंट नहीं की तुमने? फिर नहीं ना की, उसमें शायद ये पॉइंट नहीं था, लेकिन चलो, अगर बेस ना बताई हो एब्जॉर्प्शन की तो डायरेक्ट लेबर आवर या मशीन आवर में से विच एवर इज असूल बताया था, होता पूछ पाता तुसी। अच्छा, सिंगल रेट सिस्टम में, डिपार्टमेंटल में और एक्टिविटी बेस में क्या फर्क है? आ जाए वापस, मैं अब एफओएच के चैप्टर में घुस गया हूँ ताकि मैं आपका टेस्टर लगाऊं, तो टेस्टर फेल हो गया है। और जवान पढ़ ले, तेरी मेहरबानी। सिंगल रेट सिस्टम जो होता है उसमें पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड एस्टिमेट होते हैं, पूरी फैक्ट्री के, डिपार्टमेंट वाइज नहीं, पूरी एफओएच साल के शुरू में, ये साल के शुरू में एस्टिमेट किए जाते हैं। इन एफओएच के लिए कोई ना कोई सिंगल बेस सेलेक्ट की जाती है, या वो डायरेक्ट लेबर आवर होगी, या हाँ वो हमेशा बताता है क्या बेस होगी। इधर आप अपनी जजमेंट अप्लाई नहीं करते, वो खुद बताता है क्या बेस होगी। मैंने 6 बेसिस बताई थी। जब आप ये सिंगल बेस सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद सिंगल एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट निकलता है, जिसका फॉर्मूला होता था बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल एक्टिविटी लेवल या बेस, यही होता था। यानी ये जो एफओएच की कॉस्ट है इसको ऊपर रखना है, और नीचे ये जो बेस होगी बजटेड एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी होती थी। इस रेट की बेस पे फिर आप एफओएच प्रोडक्ट्स में क्या करेंगे,
एब्जॉर्ब या डिस्ट्रीब्यूट, एलोकेट करेंगे, तो ये रेट की बेस पर और इसकी बेस पर एलोकेट करने का या एब्जॉर्ब करने का फॉर्मूला होता था कि अगर आपका रेट पर लेबर आवर है, अगर आपका रेट पर, तो आपने उसको हर प्रोडक्ट की इंडिविजुअल लेबर आवर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। अगर आपका एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट ये पर मशीन आवर है, तो क्या करना है, हर प्रोडक्ट के इंडिविजुअल मशीन आवर से हम मल्टीप्लाई करते थे। रिमाइंडर दे रहा हूं, अगर हमारा ये रेट परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता था, 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता था, फिर हम क्या करते थे, 100 से नहीं, 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता था, तो प्रोडक्ट ए की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 50% ले लें, बी की लेबर कॉस्ट का, सी की लेबर कॉस्ट का कितने परसेंट ले लें। अगर ये रेट पर यूनिट होता था और आपको यहाँ पर यूनिट चाहिए तो कॉपी कर लेते थे। अगर ये रेट पर यूनिट है लेकिन आपको टोटल में एफओएच एब्जॉर्ब चाहिए, तो रेट पर यूनिट है तो इसको तीनों प्रोडक्ट के प्रोडक्शन यूनिट से क्या करते थे, यानी इधर मल्टीप्लाई होना है और इधर आपने डिवाइड करना था। रेट निकालने के लिए डिवाइड होना है, एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करना है, रेट की बेस देखनी है। रेट की क्या देखनी है, 5 रुपए पर लेबर आवर है, तो मैं समझ जाऊंगा आगे लेबर आवर है तो इनटू लेबर आवर होना है। अगर 10 रुपए पर मशीन आवर है तो इनटू क्या होना है, ये सिंगल रेट था। इसके बाद डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम किसी को याद हो, उसमें क्या मैकेनिज्म था, यही डायग्राम मैं बनाऊं अगर डिपार्टमेंटल में, तो वहां पर आप पूरी फैक्ट्री के एफओएच एस्टिमेट करते थे साल के शुरू में, पूरी फैक्ट्री के एफओएच आप एस्टिमेट करते थे। उसके बाद शीट बनाते थे जिसमें आप इसको डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट करते थे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 मिसाल के तौर पर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 मिसाल के तौर पर, और चौथा कौन सा है मिसाल के तौर पर, आप एफओएच को तमाम डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आप डिपार्टमेंट्स में क्या करते थे, इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद हम सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करके इसकी कॉस्ट इनमें ट्रांसफर कर देते थे। सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो क्यों करते थे, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, सर्विस डिपार्टमेंट का कोई एब्जॉर्प्शन रेट नहीं होता। सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करना है, एलोकेशन करनी है लाजमी। जब आप इसको जीरो कर देते थे तो ये हर डिपार्टमेंट में एफओएच की कॉस्ट आ जाती थी। हर डिपार्टमेंट की एफओएच की कॉस्ट आने के बाद हम हर डिपार्टमेंट की अलग-अलग बेस सेलेक्ट करते थे। कुछ डिपार्टमेंट में बेस लेबर आवर होती थी और शायद कुछ डिपार्टमेंट में बेस क्या होती थी, यही दो बेसेस फेमस थी, तीसरी कोई बेस हम नहीं लेते थे। जितने भी डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम के सवाल आपने किए आप जाके चेक कीजिएगा, आज जाके नोट चेक कर लें, पास्ट पेपर के जितने क्वेश्चन आपने किए थे डिपार्टमेंटल की बेस वो बताता है, या लेबर आवर या कौन सी, और अगर वो नहीं बताता तो हम जजमेंट भी इन दोनों में से लगाते हैं, डायरेक्ट लेबर आवर या मशीन आवर में से विच एवर इज। जब ये बेस हम सिलेक्ट कर लेते हैं साल के शुरू में हर डिपार्टमेंट की, तो फिर हर डिपार्टमेंट का अलग-अलग एफओएच का रेट निकालते थे। ऑफ डिपार्टमेंट 1 एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ डिपार्टमेंट 2, क्या फॉर्मूला होता था, बजटेड एफओएच कॉस्ट पूरी फैक्ट्री की, बजटेड एफओएच कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 1 डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर ऑफ, इसी तरह डिपार्टमेंट 2 में। सारा चैप्टर अल्फाज में रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ अटैच हो जाए सब बच्चे, जिसको जो नहीं याद भूल गए हुए हैं। डिपार्टमेंट 3 में होता होगा बजटेड एफओएच कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 3 डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर ऑफ डिपार्टमेंट। जब ये रेट आ जाता था तो अब आपने प्रोडक्ट ए, बी और सी तीनों रेट की मदद से एफओएच एब्जॉर्ब करते थे, यानी 3 दफा एफओएच आने उसमें,
प्रोडक्ट ए की कॉस्ट में कितनी दफा एफओ जाने, पहली दफा डिपार्टमेंट ए की, फिर बी की, और फिर याद रखें जितने रेट होते हैं प्रोडक्ट में उतनी दफा एफओच एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि यहाँ 3 रेट थे तो 3 दफा एफओच एब्जॉर्ब आएंगे प्रोडक्ट ए में, डायरेक्ट मटेरियल लेबर के अलावा। समझ आ रही है? तो डिपार्टमेंट 1 का क्योंकि रेट था पर लेबर आवर, तो प्रोडक्ट ए के लेबर आवर से जरूरत देना है डिपार्टमेंट 1 में। दूसरे डिपार्टमेंट का रेट पर मशीन आवर था, तो इनटू मशीन आवर ऑफ प्रोडक्ट ए इन डिपार्टमेंट 2। नहीं समझ आ रही? तो यही तीनों रेट इधर भी आएंगे और यही तीनों रेट इधर भी आएंगे। आएंगे नहीं बल्कि इनकी बेस पर एफओच हम क्या करेंगे, ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ ये एक्चुअली मैं आपको एफओच एब्जॉर्ब बता रहा हूँ रेट की मदद से। एब्जॉर्ब कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड को। ये सिंगल रेट के बाद डिपार्टमेंटल था। अब हमने कौन सा सिस्टम पढ़ना है? एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम, एक्टिविटी रेट सिस्टम चलें। और फर्क पता चल रहा है? सिंगल से बेहतर कौन सा है? डिपार्टमेंटल से बेहतर ये है, ये एक्टिविटी वाइज। आजकल एक्टिविटी बेस ही मार्केट में फेमस है, लेकिन चलाते नहीं लोग इसको, क्योंकि इसमें काम बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। डिपार्टमेंटल भी नहीं पर चलते, हम अकाउंटेंट सुस्त लोग होते हैं तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन करते नहीं। अभी भी लोग सिंगल रेट ही चलाते हैं ज्यादातर। इसमें क्या होता है, आप पूरी फैक्ट्री की एफओएच कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं। क्या करते हैं? पूरी फैक्ट्री की इस एफओएच कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए शीट बनती है। क्या बनती है? लेकिन वो जो शीट बनाते हैं ना, वो शीट आप डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट वाइज नहीं करते। एक्टिविटी 1 मैं नाम लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर। एक्टिविटी 1 का नाम क्या है? प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है कि हाँ, पूरी फैक्ट्री के लिए माल ऑर्डर किया जाता है, सप्लायर को ऑर्डर प्लेस होते हैं, फैक्ट्री खुद नहीं करती, परचेज डिपार्टमेंट के जरिए होता है, तो प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी मिसाल के तौर पर है इंस्पेक्शन। तीसरी है प्रोडक्शन सेटअप या मशीन सेटअप। चले बस मैं ये 3 एक्टिविटीज बता रहा हूं। हमारी फैक्ट्री में जी, हमारी फैक्ट्री में वैसे तो 12, 15, 18 एक्टिविटीज होंगी। आपने 12, 15, 18 नहीं लेनी, जो मेन एक्टिविटीज है जिनकी वजह से आपका खर्चा होता है मेन, आपने वो एक्टिविटीज लिस्ट डाउन करनी है। समझ आ रही है आपको? तो आप एफओएच कॉस्ट को तमाम एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके लिए भी शीट बनाएंगे, उसने खुद बनाया बताया होगा कि किस एक्टिविटी को कितनी कॉस्ट एलोकेट करें। ठीक है, तो ये आपको खुद से नहीं जो बताया होगा। तो जब भी आप एफओएच कॉस्ट को एक्टिविटी वाइज तकसीम करते हैं, तो ये जो एक एक्टिविटी की कॉस्ट होती है इसको कहते हैं कॉस्ट पूल। क्या कहते हैं इसको? इसे कहेंगे प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट पूल। पूल मींस जहाँ कुछ इकट्ठा हो। तो इसमें सिर्फ कौन सी कॉस्ट इकट्ठी हुई होगी? प्रोक्योरमेंट की। इसको बोलेंगे इंस्पेक्शन कॉस्ट पूल, यानी टोटल कॉस्ट के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रही है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट पूल। तो अगर आपसे वो पेपर में पूछ ले व्हाट इज कॉस्ट पूल, तो आपने कहना है कॉस्ट पूल मींस टोटल कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल, एक एक्टिविटी की जो टोटल कॉस्ट है, पूरी फैक्ट्री की टोटल कॉस्ट नहीं। ये जो एक एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट है ना, इस क्वेश्चन में कितने कॉस्ट पूल्स हैं? ये 3, 5 से ज्यादा नहीं रखती इदारा। 12, 12, 15, 15 पूल नहीं होते इदारे में। मेन 5 से 8 से ज्यादा एक्टिविटी होती नहीं। मेन छोटी छोटी तो बहुत सी होती है, सफाई भी एक एक्टिविटी है। हम बात कर रहे हैं वो एक्टिविटीज जो इदारे की मेजर है प्रोडक्ट बनाने के लिए और जिन पे खर्चा भी इदारे का होता है। ऐसी एक्टिविटीज जिन पे खर्चा बहुत माइनर सा होता है उन्हें जर्नल मिसलिनियस में डाल के फारिग। छोटी छोटी सारी एक्टिविटीज को क्या देते हैं? जर्नल एक्टिविटीज। लेकिन जो काम की मेन एक्टिविटीज है उनको अलग-अलग हेड्स बना देते हैं। समझ आ रही है? जैसे आप अकाउंटिंग में नहीं पढ़ते छोटे छोटे सारे खर्चों को मिसलिनियस एक्सपेंस, ऐसे यहाँ पे भी करेंगे। बड़ी बड़ी एक्टिविटीज का खर्चा अलग रखेंगे, छोटी मोटी सारी एक्टिविटीज को जर्नल में। नहीं समझ आ रही? ये जो एक एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट है इसको क्या कहेंगे? कॉस्ट। अच्छा,
इसके बाद हर ये जो एक्टिविटी है इसकी कोई ना कोई सूटेबल, लेकिन वो बेस अब लेबर आवर मशीन आवर नहीं होगी, वो बेस लेबर आवर मशीन आवर नहीं होगी जी, इस एक्टिविटी की नेचर के हिसाब से होगी। जी जनाब भाईजान, मैंने क्या बताया, बताएं जरा प्लीज। ये भाईजान जो है जी, एक्टिविटी में क्या बताया है, आप ये बात बैठे आगे, वाइट वाइट गुजरा वाला जो बताया बता दो जरा, मैंने बात ही बहुत थोड़ी सी की है, पता है आपको क्या बताया। और क्लास में हाजिर रहना है, क्या कर रहा है तू, कितने पहुंचे हैं। ओ गोली बास बता, क्या मैं कुछ नहीं सुना, दिमाग सुन। हाँ जी, मैंने क्या बताया सुन लो दोबारा, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। तू सुनता है, रात में छेती सो जाना सी। ये जो एफओएच की कॉस्ट है, इसको डिपार्टमेंट में तकसीम करने की बजाय किस में तकसीम करना है, इन्हीं की गल दसी है छुड़ुल, दंदियां कटना है बेशरम आदमी। तेरे तो रोना चाहिए, मेरी बेइज्जती हो रही है, नाल रिकॉर्ड भी हो रही है, ऑन रिकॉर्ड बेइज्जती। पता नहीं मैं क्या बता रहा था, मैं आप भूल गया। चलो आ जाओ वापस। हमने क्या, पूरी फैक्ट्री की एफओएच कॉस्ट जो है, इसको आपने डिवाइड करना है एक्टिविटीज में, और हर एक्टिविटी की जो टोटल कॉस्ट है उसको क्या कहेंगे, कॉस्ट पूल। और हर पूल की कोई ना कोई बेस होगी, बेस को कहेंगे, वो जो यहाँ बेस है उस बेस का नाम यहाँ पे रखा जाता है कॉस्ट ड्राइवर। क्या नाम होता है उसका, ड्राइवर। ये टर्म्स आपको याद रखनी है, कॉस्ट ड्राइवर। हर एक्टिविटी की कोई ना कोई बेस होती है, जैसे पहले हर डिपार्टमेंट की बेस होती थी, उस बेस को क्या बोलते हैं, ड्राइवर मींस एनी फैक्टर विच विल कॉज द चेंज इन कॉस्ट, या विच विल इंक्रीज योर कॉस्ट, विच विल डिक्रीज योर कॉस्ट। कोई भी ऐसा फैक्टर जो आपकी कॉस्ट को बढ़ाने की वजह बने या कम करने की, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ड्राइवर। प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटी का ड्राइवर मैं आपको बता देता हूँ, इसका ताल्लुक मशीन आवर लेबर आवर के साथ नहीं है, बल्कि ये है कि आप साल में कितनी दफा सप्लायर को मटेरियल के ऑर्डर देते हैं। आप साल में जितनी दफा नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस ज्यादा करेंगे, 50 दफा ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डरिंग का खर्चा 50 दफा का होगा, और अगर आप पूरे साल में सिर्फ 5 दफा ऑर्डर करें तो आपका प्रोक्योरमेंट का खर्चा, ऑर्डरिंग का खर्चा सिर्फ 5 दफा से कम होगा। तो इसका जो ड्राइवर होता है, ये ड्राइवर आपको रट्टा लगाने पड़ेंगे, मोटे मोटे वो नोट्स में लिखे हुए हैं। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट का ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स इन अ ईयर, यानी इसकी बेस मशीन आवर नहीं है। अब आपको सवाल में दी होगी, लेकिन आपने दी हुई में से सिलेक्ट सूटेबल खुद करनी है। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर अगर उसने बेस दी हो तो वो किस एक्टिविटी की बेस है, प्रोक्योरमेंट। इंस्पेक्शन की दो बेस वही हो सकती है जो पहले आप पढ़ के आए हैं, या इंस्पेक्शन आवर्स होगा, या इंस्पेक्शन यूनिट्स होगी, या नंबर ऑफ इंस्पेक्शन हो सकते हैं कि साल में कितनी दफा इंस्पेक्शन परफॉर्म हो रही है। तो मैं मिसाल, इसकी वैसे बेसिस बहुत है, वो भी चल जाएंगी जो पुराने वाली है, नंबर ऑफ। लेकिन अगर इंस्पेक्शन आवर्स आ गई ना तो वो प्रेफरेबल होती है, नंबर ऑफ, यानी साल में कितनी दफा इंस्पेक्शन हो रही है, बाकी इंस्पेक्शन आवर भी हो सकती है। तीसरी है प्रोडक्शन सेटअप, इसकी बेस होती है नंबर ऑफ बैचेस, के साल में आप कितने बैच प्रोड्यूस करेंगे। हर बैच से पहले मशीन को तैयार किया जाएगा। ये नोट्स में लिखी हुई है, बेसिस में अभी पढ़ देता हूँ। अभी ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, मैंने भी प्रैक्टिस कर करके किताबों से छान छान के निकाली, बाकी रियल लाइफ में ये बेस आपको खुद देखनी पड़ती है, बड़ी रिसर्च के बाद तय होती है हमारे लिए, बस हमने रट्टा लगानी है। आगे क्या करेंगे बताओ। अब आपने बेस सेलेक्ट कर ली, बेस को क्या कहते हैं, आप क्या करोगे। अब यहाँ पे हम पहली एक्टिविटी का प्रोक्योरमेंट का रेट निकालेंगे, प्रोक्योरमेंट का क्या निकालेंगे, रेट। इसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट। अब एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट नहीं बोलते, क्या नाम है उसका,
कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो प्रोक्योरमेंट का रेट कैसे निकलेगा? टोटल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। नहीं समझ आ रही? अगली एक्टिविटी कौन सी है? इंस्पेक्शन का रेट निकालना है। तो वो कैसे आएगा? टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट, फॉर्मूला क्या होगा? टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? टोटल नंबर ऑफ टोटल सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बैचेस। तो ये आपका सेटअप का रेट निकल आएगा। ये सारा काम कब हो रहा होगा? साल के शुरू में कि दरमियान में, के एंड पे? ये सारा काम साल के शुरू में होगा। ठीक है, ये सारा काम साल के शुरू में होगा। भाईजान चुप हो जाए। कापी किधर है आपकी? कटो बाहर, संभालो आओ। हैं उन्होंने ठंड लग दी है की कहते हो? कापी खोलो, बैठना ही जी, बुखार हुआ है कापी को, कंबल ओढ़ो उसको, फिर बाहर कट ले। लेकिन हाँ जी, प्रोडक्ट ए जो है, इसी तरह प्रोडक्ट बी। अब आप क्या करेंगे? ये जो रेट है, इस रेट की बेस पर आप प्रोडक्ट में एफओएच क्या करेंगे? एब्जॉर्ब। मसलन मैं आपको बताता हूं, प्रोक्योरमेंट का रेट निकला 15 रुपए पर ऑर्डर। क्या निकला? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जब भी एक दफा परचेज का ऑर्डर प्लेस करती है सप्लायर को, तो कंपनी का 15 रुपए का खर्चा होता है एक ऑर्डर को प्लेस करने पर। एक ऑर्डर को प्लेस करने पर कितना खर्चा है? अब आप प्रोडक्ट ए में प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कैसे लेकर आएंगे? आप देखेंगे कि पूरे साल में या पूरे पीरियड में प्रोडक्ट ए के लिए मिसाल के तौर पर 10 ऑर्डर प्लेस किए गए। कितने ऑर्डर प्लेस किए गए? तो क्योंकि एक ऑर्डर की कॉस्ट अगर 15 रुपए है, तो प्रोडक्ट ए के हिस्से में कितने ऑर्डर की कॉस्ट आनी है? 10 ऑर्डर की। तो वो क्या आएगी? 15 रुपीज पर ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑर्डर्स प्लेस फॉर प्रोडक्ट ए। समझ आ रही है? इसी तरह इंस्पेक्शन का रेट है, मिसाल के तौर पर 5 रुपए पर इंस्पेक्शन, ऐसे एज्यूम्ड है। तो मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ए के लिए 15 इंस्पेक्शन हो, अगर तुम 15 दफा इंस्पेक्शन किया है, तो 5 रुपए पर इंस्पेक्शन इंटू कितनी बताई है मैंने? 15। और समझ आ रही है? कर लोगे ये काम आपने करना है। इसका मतलब है आपको एक तो रेट निकालना है, बिल्कुल पहले की तरह रेट निकालना है। रेट निकालने से पहले आपको एक्टिविटी वाइज शीट भी बनानी पड़ सकती है। क्या बनानी पड़ सकती है? एक्टिविटी वाइज शीट भी बनानी पड़ सकती है, ताकि आप एक्टिविटी वाइज वो निकाल सके एफओएच। तो अब हम अपने नोट्स पर अगर आए जरा एक दफा, ताकि हम ये बातें जो हम डिस्कस करके आए हैं इनके ऊपर थोड़ी सी ऑडिट कर ले नोट्स का। सवाल करने से पहले, हाँ जी, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स में ये लिखे हुए हैं क्या क्या पढ़ना है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या फर्क है, ये डिस्कस कर लिया। ये पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है, और ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कहते हैं। सिंगल रेट डिपार्टमेंटल रेट को क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक्टिविटी। तो मैंने इसका कंपैरिजन किया तीसरे पॉइंट में। ये डायग्राम बनाई हुई है, ऐसे ही है, ये डायग्राम बनाई हुई है ऐसे ही, चेक कर ले। वही है तकरीबन। और नीचे एक्टिविटी वाइज में, अच्छा वहां पे मैंने 4 एक्टिविटीज रखी हुई हैं। हाँ जी, प्रोक्योरमेंट, इंस्पेक्शन, सेटअप, और चौथी क्या है? मेंटेनेंस। ये पिछली दफा कराए थे, रट्टा मेरा तेज है। वही सीक्वेंस है, बस एक एक्टिविटी छोड़ी है। ड्राइवर, ड्राइवर के बाद क्या है? जो रेट होता है उसका क्या नाम है? और मैंने मिसाल के तौर पर एक ही प्रोडक्ट रखी है समझाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि वो जाल बड़ा ज्यादा बन जाएगा। अब आपको 4 रेट्स लेके आने पड़ेंगे। अब हमने आगे क्या पढ़ना है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के डेफिनेशन। अब थोड़ी किताबी बातें करेंगे, यही चीज को प्रोसेस में अल्फाज में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो हमने पढ़ी नहीं डायग्राम, इसी से इसका क्या बन जाएगा? प्रोसेस। तो डेफिनेशन क्या है? वो कहता है एबीसी सिस्टम ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो सिंगल रेट या डिपार्टमेंटल रेट वाली थी,
ये उसका एक इम्प्रूव वर्जन है। और ये किस लिए इस्तेमाल होती है, ताकि आप अपने ओवरहेड कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में क्या कर सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। लिखा हुआ है ओवरहेड्स को क्या किया जा सके। क्या प्रोसेस है जी, किसी भी इदारे में अगर आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो क्या प्रोसेस है जी। पहला स्टेप क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल एक्टिविटीज नहीं लिखा। मेजर का मतलब है वो एक्टिविटीज जो सिग्निफिकेंट है, एसेंशियल है और जिन पे खर्चा ज्यादा होता है। तो सबसे पहले इदारे की 4-5 एक्टिविटीज देखें कौन सी हैं। उसके बाद क्वेश्चन में हाईलाइट करेगा एक्टिविटीज, आपको वो एक्टिविटीज हाईलाइट करके दियो। उसके बाद हर एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें। हर एक्टिविटी की टोटल वो शीट बनानी पड़ेगी और इसको कहते हैं कि कॉस्ट पूल क्रिएट करें। क्या कहते हैं उसको, क्रिएट। मैंने कहा था ना ये आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करें तो ये हर एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट निकालें। उसके बाद क्या सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर एंड एस्टिमेट देयर। इसका क्या मतलब है, कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं बेस को। मिसाल के तौर पर आपने नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर बेस लिया है, तो पूरे साल में कितने नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर प्लेस किए हैं या करेंगे, वो आपने एस्टिमेट करना है। इसके बाद क्या निकालना है, एक्टिविटी वाइज एब्जॉर्प्शन। हाँ जी, एक्टिविटी वाइज एब्जॉर्प्शन रेट। क्या फॉर्मूला है उसका, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर। रेट निकालने के बाद एफओएच एब्जॉर्ब करने हैं। रेट निकालने के बाद एफओएच क्या करने हैं, उसका क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये एफओएच एब्जॉर्ब है, एक्टिविटी बेस रेट इनटू प्रोडक्ट वाइज ड्राइवर क्वांटिटी। अब ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। हमारी मिसाल में अगर हमारा रेट 15 रुपए पर परचेज ऑर्डर है, 15 रुपए पर परचेज ऑर्डर है, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, परचेज ऑर्डर से। पहले पहली प्रोडक्ट के, फिर दूसरी प्रोडक्ट के, बिल्कुल जैसे शीट भी बनाते थे या पीछे भी। कॉस्ट पूल क्या होता है मैं बता चुका हूँ जी। क्या होता है, किसी भी एक्टिविटी की कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, ये वो फैक्टर है या ये वो बेस है जिसके ऊपर वो एक्टिविटी चेंज होगी, जिसकी वजह से। ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। अब आपको ये याद करना है, ये 5.2 को हल सर्कल कर लीजिएगा, इसको आपने रट्टा लगाना है। ये जो पैराग्राफ 5.2 नहीं है, ये वजह ये है कि सवाल में दी होगी बेसिस, लेकिन आपको ये याद होगा तो आप फटाफट उठा लेंगे। अगर आपको ये टेबल याद नहीं होगा फिर आप सोच में पड़े रहेंगे। तो पहली एक्टिविटी कौन सी दी गई है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, या इसका दूसरा नाम क्या है, परचेज ऑर्डरिंग कॉस्ट या परचेज ऑर्डरिंग। तो इसकी बेस क्या है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। अब याद रखना, इधर प्रोक्योरमेंट या ऑर्डरिंग की बेस है नंबर ऑफ। जितने साल में नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा प्लेस करेंगे सप्लायर को, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट उतनी ज्यादा है। जितने नंबर ऑफ ऑर्डर कम प्लेस करेंगे, ये मशीन आवर की वजह से नहीं बजे पड़ेगी। ये ना कहें कि मशीन आवर जितने ज्यादा परफॉर्म करेंगे उतनी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी। ये डायरेक्टली उसके साथ मशीन आवर लेबर आवर के साथ कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग। कस्टमर ऑर्डर, इसमें क्या है, टाइम टू प्रोसेस ऑर्डर पहली बेस है, या दूसरी बेस क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर। मटेरियल हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट, फैक्ट्री में मटेरियल हैंडलिंग हो रही है तो उसके लिए क्या है, नंबर ऑफ रिक्विजिशन या नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट्स भी होता है। नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट्स भी है इसकी। हाँ जी, बेस नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट्स, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग की नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट्स, तो ये बेस, इसकी जगह नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट्स आप लिख लें, प्रेफरेबल है वैसे। नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट्स, ये इसकी बेस होती है, मटेरियल मूवमेंट्स। नंबर ऑफ रिक्विजिशन भी चलती है लेकिन ये मिलेगी आपको ज्यादातर। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब होता है मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, फैक्ट्री से प्रोडक्शन। अगली बेस क्या है जी, अगली एक्टिविटी मशीन सेटअप, या इसका दूसरा नाम क्या है, अब ये उसके नाम है। इसकी बेस क्या है, नंबर ऑफ बैचेस का दूसरा नाम है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, साल में कितनी दफा प्रोडक्शन चलाओगे। और आखिरी नाम क्या है उसका, नंबर ऑफ प्रोडक्शन। इन तीनों में से जिस नाम से भी आ जाए आप ले लें, नंबर ऑफ बैचेस या नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन या नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप। क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन, इसकी क्या बेस है, ये ना हो तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। अगर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन नहीं दिया हुआ तो इंग्लिश में नंबर ऑफ, कोई एक ही बात है, इंस्पेक्शन कोई नंबर ऑफ टेस्ट कहेगा। रिपेयर और मेंटेनेंस की बेस क्या है, अगर मेंटेनेंस आवर्स ना हो
मशीन आवर। ये जो पहली लिखी हुई है ये प्रेफरेबल है, यानी मैंने प्रेफरेंस के हिसाब से लिखी हुई है। डिलीवरी एंड डिस्पैच, कस्टमर को चीज बना के डिलीवर कर रहे हैं फैक्ट्री से, तो डिलीवरी एंड डिस्पैच की बेस क्या है? नंबर ऑफ डिलीवरीज। इंजीनियरिंग कॉस्ट, इंजीनियर जो है आपका, वो जो प्रोडक्शन की प्लानिंग कर रहा है उसका जितना भी टाइम लग रहा है, जितने इंजीनियर है, इंजीनियरिंग कॉस्ट की बेस क्या है? इंजीनियरिंग आवर या प्रेफर्ड बेस, वैसे इंजीनियरिंग आवर है, ना हो तो मजबूरी में मशीन आवर। मशीन की रनिंग कॉस्ट, ये तो सीधा सीधा है। मशीन की रनिंग कॉस्ट की बेस क्या है? मशीन आवर। वेयर हाउसिंग कॉस्ट की बेस है, ये वही है। मटेरियल एक्विजिशन ना हो तो डायरेक्ट मटेरियल यूजेज। प्रोडक्शन कंट्रोल की बेस क्या है? आप ज्यादा देखें, ज्यादा में मशीन आवर की बेस चल रही है, या जहां मशीन आवर नहीं है वहां उसकी अपनी कोई बेस है। तो ये टेबल आपको याद करना है जनाब, वो कर लेंगे याद। चले, अब हम एक सवाल की तरफ आते हैं। आपको पेपर में सवाल क्या आएगा? वो आपसे कहेगा प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करें, और इस दफा आना है, मैं बता दूं, सुती कौम, इस दफा आना है 8 से 10 नंबर का। उथे तू बह के फिर अपने आप को कोस रहे होना है कि यार मैं क्यों सुता क्लास जी। तो इस दफा इसमें से आना है, मैं गारंटी करता हूँ। बाकी अगर गारंटी उल्टी हो जाए तो कोई मसला नहीं, मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं कोई मौकल नहीं रखे हुए जो मेरे दादे ने पेपर किए। मेरी जजमेंट है, और जजमेंट नॉर्मली फिट होती है, नॉर्मली फिट होती है। पिछली दफा जो मैंने मॉक में सवाल दिए थे जिस स्टाइल के, वैसे कुछ सवाल पेपर में भी आए थे, तो वो जजमेंट हमारी अप्लाई हो जाती है। इसीलिए आप जरा ध्यान से रहे, मस्तियां ना करें और पढ़े। तो आपको पेपर में क्या आएगा? वो आपसे कहेगा प्रोडक्ट कॉस्ट निकालो। क्या निकालो? पहले सिंगल रेट सिस्टम से निकलवाता है, डिपार्टमेंटल से नहीं, सिंगल रेट सिस्टम से निकालो। और फिर किससे निकालो? वो एब्जॉर्प्शन, वो वाला एक्टिविटी डिपार्टमेंटल नहीं देता इसमें, वो एफओएच के चैप्टर में पूछ लिया उसने। इसमें आके वो आपसे कहेगा पहले प्रोडक्ट कॉस्ट निकालो सिंगल रेट सिस्टम से, फिर उसी प्रोडक्ट की कॉस्ट किससे निकालो। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा होगा ये देखें, मैंने आपसे क्या, प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने का फॉर्मेट क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिखेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लिखेंगे, एफओएच लिखेंगे, किस बेस पर? और सिंगल रेट दिया नहीं होगा, तो सिंगल रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी लेवल, और जो रेट आएगा उस रेट की मदद से यहाँ पर आ जाएंगे एफओएच एब्जॉर्ब। ठीक है, कर लेंगे। अब मसलन मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट अगर ना दी हो तो फिर क्या दिया होगा? चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था, मटेरियल की प्राइस, मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल की पर यूनिट। इसी तरह लेबर की रेट पर आवर, ओवरहेड्स भी ऐसे ही होंगे, रेट इनटू एक्टिविटी। रेट, रेट निकालना जरूरी है, एफओएच का रेट अगर वो पर लेबर आवर है तो इनटू, अगर वो रेट पर मशीन आवर हुआ तो वो मशीन आवर पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं? ये ट्रेडिशनल वाला किया हुआ है आपने ये भी काम। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ नीचे अगर ये गलत करेंगे आप, मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ बेस नीचे क्या लेंगे? अगर वो कह दे ओवरहेड आर बेस्ड अपॉन लेबर आवर, तो आप नीचे बेस क्या लेंगे? लेबर आवर लेंगे, पर यूनिट लेंगे, टोटल लेंगे। कैलकुलेटर पर अपने जरा, अब आप टोटल कैसे निकालेंगे? मैं आपके सामने ये एग्जांपल लिख रहा हूँ, जरा अभी पता चलता है आपको आता है टोटल लेबर आवर निकालना कि नहीं। क्यों है? टोटल कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लेबर आवर निकालो, बोलना नहीं। टोटल डायरेक्ट लेबर आवर निकाले बेटा कैलकुलेटर पे, ये डाटा दिया हुआ है आपको, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर। कॉमन सेंस है इसमें, लेकिन ठीक है, आप कहते हैं नहीं सर हमें बताइए कैसे होगा, तो पहले आप कर लें खुद। टोटल डायरेक्ट लेबर आवर क्या आएंगे?
टोटल डायरेक्ट लेबर आवर निकाल ले बस, बाकी रेट शेट कुछ नहीं निकालना, बस मुझे लेबर आवर चाहिए। तो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक क्या करते हैं इन तीनों को जमा कर लेते हैं, 2 3 5 और 4 9, कहते हैं 9 आवर्स। जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये नहीं करना। टोटल फॉर पहले इंडिविजुअल प्रोडक्ट के टोटल निकालो, टोटल आवर इन टोटलिटी। हमें क्या करने हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ताकि प्रोडक्ट ए के टोटल आवर आए, फिर प्रोडक्ट बी के, और फिर पूरे बिजनेस के टोटल 140 ये निकलेंगे ऐसे। कभी पर यूनिट को जमा ना करके क्या है वो टोटल आ गए सर जी देखो, तो वो फिर आपके टोटल गलत हैं, पर यूनिट पे टोटल नहीं करने। टोटल आवर जब भी मांगे जाए तो पहले इंडिविजुअल प्रोडक्ट के टोटल निकाले। नहीं समझ आ रही? टोटल आवर्स इन टोटलिटी, टोटल आवर्स ऑन पर यूनिट बेसिस पे नहीं, टोटल आवर्स ऑन टोटलिटी बेसिस, हर एक के टोटल पहले निकालें, बाद में उसको एडअप करें, कर लेंगे। चलो अब एक सवाल करते हैं, ऐसे ज़बानी कलामी काम करने से कुछ नहीं होना। मैं आपको ये एग्जांपल करवाता हूँ, आ जाए जी मेरे साथ, ये एग्जांपल करेंगे आप। चैप्टर खत्म हो गया ये बस, अब सिर्फ प्रैक्टिस है इसकी। सिर्फ प्रैक्टिस है इसकी अब, या बल्कि एग्जांपल 2 करते हैं पहले, वो सही है, थोड़ी अच्छी है। हाँ आप लोग जरा इसकी पिक्चर उतार लें ताकि आपको मसला ना हो, आपके पास नोट्स कईयों के पास नहीं है, एग्जाम्पल की पिक्चर उतार लें। ये नोट्स हाँ है फोटोकॉपियर के पास। ये बाकी पोर्शन की भी उतार लें, क्योंकि वो सवाल में मैंने ऊपर नीचे जाना है तो फिर आपको मुश्किल होगी, आपके पास सवाल होना चाहिए। चले जी। जी बातें क्यों चल रही हैं? जी जो बातें करता पाया गया उसकी छुट्टी हो जानी है, बाज बोलूँ मैं कल वर्णन नहीं देना क्लास में, और बाहर ही बैठेगा फिर। बस चुप हो जाए भाई, ये प्री वाले जो है ना इनको बाबा सीर है मुंह की है, एवं बोली जाते हैं। आ जाए जी जरा जी, एग्जाम्पल 2 पे आ जाए। क्वेश्चन में वो कहता है रिक्वायरमेंट, कहता है कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, कैलकुलेट फॉर प्रोडक्ट ए एंड बी बाय यूजिंग ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और उसके बाद क्या है, एक्टिविटी। हमें पता है कॉस्ट पर यूनिट में 3 चीजें आएंगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, टोटल में मांगी है पर यूनिट पे, तो पर यूनिट में तीनों कॉस्ट ऐड करेंगे। पहले ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन का मतलब सिंगल रेट सिस्टम से, और उसके बाद एक्टिविटी बेस। ट्रेडिशनल में डिपार्टमेंटल भी आ सकता है लेकिन ज्यादातर सिंगल आता है। अच्छा सीए फाइनल में ये आता रहा है, तो ये कई मैंने सवाल वहां से पुराने पुराने आसान वाले उठाए होंगे, ये लेकिन नहीं है सीए का फाइनल का। वो कहता है अ कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी, मंथली डाटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड सेल आर एज फॉलोस। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, प्रोडक्ट ए की $30 और बी की है, इसको हम उठा के प्रोडक्ट कॉस्ट में सेम टू सेम कॉपी करेंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है एट द रेट ऑफ 40 पर आवर के हिसाब से ये दी हुई है,
$40। $40 इसके अंदर कितने लेबर आवर छुपे हुए हैं? अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर कितने लेबर आवर है, तो मेरा ख्याल है ये इंटू 1 आवर हुआ होगा इसके अंदर। और इसके अंदर जो लेबर आवर छुपे हुए हैं वो कैसे पता चला? 40 इंटू आवर हुआ होगा तो ये 40 बना है। ये 40 पर यूनिट दिया हुआ है। आपको मैंने बताया था कि लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला होता है रेट पर आवर। आपको क्वेश्चन में ये रकम दी हुई थी 80 रुपीज मिसाल के तौर पर, रेट दिया हुआ था 40 रुपए पर आवर, तो ये लेबर आवर आप निकाल सकते हैं। तो कितने लेबर आवर निकलते हैं इसमें से? 2 और 1। प्रोडक्शन और सेल कितने यूनिट्स है? 200 यूनिट्स और 1900 यूनिट्स। कहता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स एफओएच है, पूरे महीने के टोटल एफओएच कितने? 4 लाख। सिंगल रेट सिस्टम में तो ये 4 लाख ही इस्तेमाल होगा, लेकिन एक्टिविटी वाइज में आप देखिए इस 4 लाख का ब्रेकअप दिया हुआ नीचे। इसी 4 लाख का उसने आपको क्या दिया हुआ है? ब्रेकअप दिया है। ये जो ब्रेकअप दिया हुआ है एक्टिविटी बेस के लिए दिया हुआ है, नजर आ रहा है? वो एक्टिविटी लिखा हुआ है एक्टिविटी। तो चले फिलहाल अभी ऊपर पढ़ते हैं। वो कहते हैं हमारे पूरे महीने के एफओ 4 लाख है और करंटली कंपनी ओवरहेड को किस बेस पर एब्जॉर्ब करती है? डायरेक्ट लेबर आवर की बेस पर एब्जॉर्ब करती है। यानी इस इदारे में जो एब्जॉर्प्शन रेट है करंटली वो रेट लेबर आवर है, तो फॉर्मूला होगा टोटल एफओएच, ये जो बजटेड है, डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्ट लेबर आवर। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी वांट्स टू स्विच, स्विच कहते हैं चेंज को। कंपनी चाह रही है कि को ट्रेडिशनल से चेंज करके किस पे चले जाएं, और उसने मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने आपको एक्टिविटी बेस के लिए ये सारा डेटा दिया है। जी, पहली एक्टिविटी का क्या नाम है? पहली एक्टिविटी का नाम है सेटअप। तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? उसका ड्राइवर क्या दिया हुआ है? टोटल ड्राइवर या टोटल नंबर ऑफ सेटअप 8 है, जिसमें प्रोडक्ट ए के सेटअप्स कितने और प्रोडक्ट बी के। ये जो टोटल दिया हुआ है ये रेट के लिए दिया हुआ है, रेट निकालने के लिए, क्योंकि रेट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल बेस। लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट वाइज डिवाइड करना है ना तो मल्टीप्लाई से करेंगे। ठीक है? इसी तरह हर एक की बेस टोटल भी दी हुई है और प्रोडक्ट वाइज भी दी हुई है। क्या समझ आ रही है आपको? मेरा ख्याल है सवाल में कितने एक्टिविटी पूल है? 1 2 3 4 और मटेरियल मैनेजमेंट का नंबर ऑफ रिक्विजिशन। ठीक है, आपने प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट बनानी है अंडर ट्रेडिशनल और अंडर एबीसी। बनाए जी मेरे साथ फॉर्मेट जल्दी से। जी फॉर्मेट बनाए जल्दी से। ऐसा ही सवाल आपको आएगा, बस ये है कि ये एक्टिविटी कम ज्यादा कर देगा। सवाल को फैलाना है तो एक्टिविटी बढ़ा देगा, सवाल को शॉर्ट करना है तो एक्टिविटीज क्या कर देगा? कम। बस ये होगा, बाकी सवाल का प्रोसीजर यही है। सारे सवाल ऐसे ही छापने जैसे हम ये करेंगे। हाँ, ऐसे ही छापने हैं। आपने प्रोडक्ट कॉस्ट का फॉर्मेट बनाना है। जो आप चैप्टर 1 में भी बनाते रहे हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, तो एक बेसिक वाला चैप्टर जो था। जी, तो प्रोडक्ट के नाम क्या थे? डॉलर है तो मैं यहाँ डॉलर साइन ही लिख रहा हूँ रुपीज की जगह। जी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन है प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट प्लस एफओएच चले।
अब जो डाटा आपको गिवन था, वो क्वेश्चन आपने पिक्चर ली हुई थी, कॉपी कर ले जो डाटा गिवन था। हाँ जी, ये ट्रेडिशनल वाला तो सबको आना चाहिए, ये मतलब ये आपके लिए नया नहीं है, ट्रेडिशनल वाला पहले पढ़ा हुआ है आपने जी। टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी थी? 30-40। कॉपी कर ले, क्वेश्चन की पिक्चर आपने ली हुई है, इसीलिए क्योंकि वो ऊपर नीचे जाना पड़ेगा मुझे। तो 30-40, लेबर की कॉस्ट भी गिवन है 40 और 80। अब हमारे जितनी भी अगली क्लासें हैं बस उसमें प्रैक्टिस है, मैंने यही फॉर्मेट बार बार प्रैक्टिस करना है, कोई और नई चीज नहीं है। हाँ, जो याद करने वाली चीज है वो सिर्फ वो आपने एक टेबल याद करना है बस, और बाकी एक सवाल कर लें वैसे ही बाकी है 40 और उसके बाद क्या है 80। हाँ जी, खत्म। मैंने कहा छोटा सा चैप्टर है, शायद परसों अगली जब भी 1 या 2 क्लासों में खत्म हो जाना है। हाँ जी, एफओएच एब्जॉर्ब के लिए रेट चाहिए, क्या चाहिए? सिंगल रेट को नहीं है तो आए वर्किंग करें नीचे, वर्किंग 1। हाँ जी, शायद कुछ बच्चे निकाल चुके हों। तो सिंगल एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट, सिंगल एफओएच का एब्जॉर्प्शन। हाँ जी, फॉर्मूला लिखें, लिखना जरूरी नहीं होता लेकिन अभी हम लिखेंगे। बजटेड टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय बेस क्या लेनी थी, बताया था उसने। करंटली हम क्या बेस रखते हैं, ये बताया हुआ था, डायरेक्ट लेबर आवर। बजटेड टोटल डायरेक्ट लेबर आवर। मैंने आपको कहा था लेबर आवर में ही बच्चे गलती करते हैं, देखिए यहाँ पे लेबर आवर नहीं दिए हुए थे, पर यूनिट थे। तो टोटल एफओएच तो 4 लाख थे। अब लेबर आवर कैसे आएंगे जी, ऊपर जरा डेटा देखें, मैंने लेबर आवर पर यूनिट निकाले थे इसके अंदर छुपे हुए। प्रोडक्ट ए के लेबर आवर पर यूनिट है 1 घंटा, और यूनिट्स कितने हैं इसके? प्रोडक्ट बी के 2 घंटे हैं और इसके यूनिट्स हैं। तो आप ऐसे करेंगे, हाँ जी, 1 आवर, मैं इधर इसके नीचे ही कर दूंगा, 1 आवर पर यूनिट इनटू 200 यूनिट्स, प्लस दूसरी प्रोडक्ट के 2 घंटे पर यूनिट है इनटू 1900 यूनिट्स। तो शायद ये 200 घंटे आ जाए और ये 3800 आवर्स आ जाए शायद। तो टोटल आवर्स कितने आएंगे, क्या कहते हैं? हाँ जी, ये जो आप कर रहे थे गलत था, आपने वही गलती कर दी ना, पर यूनिट पे जमा कर लिए, ये नहीं करना। आपने जो गलती करनी है मुझे पहले पता है, तजर्बा वो कंघी है जो गंजा होने के बाद हाथ आती है। तजर्बा सुना है कभी? तजर्बा वो कंघी है जो गंजा होने के बाद आपके हाथ आती है। तो मैं तजर्बा है इसीलिए मुझे पता है आपने गलती कहाँ करनी है, वो बच्चा बेचारा कर गया, कार वो मुझसे पहले रहा था सोल्यूशन। लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी। ये टोटल का मतलब पर यूनिट पे टोटल नहीं करने, वो बेचारा करके काट रहा है। आगे क्या आता है पर आवर, रेट क्या आता है पर आवर, कितना होता है? आपने इस तरह की कहावतें सुनी नहीं क्योंकि आप बुजुर्गों के पास बैठे नहीं, तुसी मोबाइल लो अपना बुजुर्ग बना लिया है ना, आप नाना दादा दादी दे कोल बहंदे नहीं, तुसी अपने अब्बा जी कोल नहीं बहंदे, तुसी नाना दादी ते दूर दी गल है। हैं? तो आपको इस तरह की बातें नहीं पता जी। 100 रुपीज पर आवर या डॉलर पर आवर, आगे क्या करूंगा? अब इसको ऊपर कैसे एब्जॉर्ब करूंगा, बता सकते हैं कोई? हाँ जी, 100 रुपीज या $100 पर आवर है तो ऊपर आ जाए। तो जैसे आपने एफओएच के चैप्टर में भी किया, $100 पर आवर इनटू क्या करेंगे, पहले ए के लेबर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे, पर यूनिट चाहिए मुझे तो पर यूनिट आवर से कर दें। फिर इसी $100 को दूसरी प्रोडक्ट के लेबर आवर पर यूनिट क्या है, ये भी शो करना जरूरी नहीं है, ये आपके लिए करूंगा, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट
करें जी, मेरा ख्याल है ये 100 आता है और ये आता है टोटल, ओहो सॉरी 170 सॉरी, और अगला 3 लें जी, ये मुकम्मल हो गया आपका किस मेथड से, ट्रेडिशनल से। अब इसी तरह एबीसी से करना है, लेकिन मैंने एबीसी में आपको फॉर्मेट गाइड नहीं किया, तो वो एबीसी में ये जो मैं वर्किंग करूंगा उसका फॉर्मेट आपको, फिर आप रुक जाएंगे जरा, तो बाकी आगे ये ऊपर वाला फॉर्मेट दोबारा बनाए आके ये चीजें दोबारा कॉपी करें, लिखें हेडिंग दें बी रिक्वायरमेंट, सेम डाटा वही कॉपी होगा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर का, कॉस्ट पर यूनिट अंडर एबीसी, बस कॉस्ट पर यूनिट अंडर एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो वही आपने बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर डाटा कॉपी किया था। एक दो सवालों के बाद आपको इसमें एक जैसी रिपीटेशन ही नजर आएगी, क्योंकि ये टॉपिक अभी जरा नया है, तो पहली दफा आसान सवाल आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होना है इसमें। ये अभी कंफर्म नहीं था ना, अभी तक आई क्या आपने, नहीं अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं दी, मैं करा रहा फाइन, क्योंकि पिछली दफा उन्होंने डिलीट कर दिया था दरमियान के सेशन में, इस दफा अभी एंड आने वाला कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई। वैसे उन्होंने पिछली दफा ये कहा था कि सिर्फ इस अटेम्प्ट के लिए डिलीट करें, लिखा था अटेम्प्ट, तो जिसका मतलब था एज्यूम्ड है कि फिर अगली दफा होगा। आप पिछली दफा वाला नोटिफिकेशन उठा लें क्या आपका, उसमें लिखा हुआ था सिर्फ स्प्रिंग 2022 के लिए डिलीटेड था, तो अब स्प्रिंग 2022 है, ऑटम है। ये लें जी, कितना है जी मटेरियल, बताएं जी मटेरियल कितना था, 30 40, लेबर कॉस्ट 40 और 80, एफओएच की कॉस्ट अब हमने निकालनी है, तो ये वर्किंग टू हेडिंग दे दें आप, वर्किंग टू, ये थोड़ी सी लेंथी वर्किंग होगी, ये वर्किंग थोड़ी सी लेंथी होगी, तो अब आपने लिखना नहीं जरा प्लीज, वजह ये है कि वो फिर आपको समझ नहीं आएगा मैं कर क्या रहा हूँ। सबसे पहले एक्टिविटी पूल जो है, हर पूल का नाम लिखना है, हर पूल का क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में कितने एक्टिविटी पूल थे जो, अच्छा उसके बाद हर पूल का रेट निकालना है, एब्जॉर्प्शन रेट, आपने हर पूल का एक्टिविटी बेस क्या निकालना है, एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। ये टेबल सा बनाना है, टेबल में पहला कॉलम क्या लिखना है, हर एक्टिविटी का नाम, फिर उसके बाद जैसे आप सिंगल रेट में एब्जॉर्प्शन रेट निकालते थे, यहाँ पर आपको हर एक्टिविटी का सेपरेट क्या निकालना पड़ेगा, और रेट करने के बाद एब्जॉर्ब भी मैं इसी वर्किंग में करूंगा, ऊपर जाके नहीं करूंगा, खिचड़ी सी पक जाएगी। इसी इसके सामने ही तीसरा कॉलम एफओएच एब्जॉर्ब का होगा। तो पहली एक्टिविटी का क्या नाम है बताएं, क्वेश्चन में से देख के, पहली एक्टिविटी का नाम है सेटअप, तो मैं यहाँ पर सेटअप लिखता हूँ और उसके साथ ब्रैकेट में उसका ड्राइवर का नाम लिख देता हूँ, क्या ड्राइवर था उसका, उसने बताया हुआ है, क्योंकि ये सवाल बड़ा आसान है इसलिए तो मैंने बता दिया है, पेपर में वो ड्राइवर मिक्स किए होंगे, आपको अपनी मर्जी से उसमें से उठाना है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी थी बताओ, आपने ली 40 की, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ये वाली, डिवाइडेड बाय ये टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स, 8 सेटअप्स, तो ये आंसर आ जाएगा, नहीं $5000 पर सेटअप, ये 5000 सेटअप्स नहीं आए, बल्कि एक सेटअप को चलाने का खर्चा आया है, कितना आया, 5000। ऐसे ही दूसरी एक्टिविटी का क्या नाम है, मशीन रनिंग,
और उसकी बेस दी होगी शायद, खर्चा कितना है, डिवाइडेड बाय 40, खाली 40 है ना। तीसरी एक्टिविटी ऑर्डरिंग, ये ब्रैकेट में मैंने उसका ड्राइवर लिखा है, तो टोटल 40 है। ऑर्डर्स ये हो गया, ये 8 है। अगली एक्टिविटी क्वालिटी कंट्रोल, ये भी 40 है। 10 इंस्पेक्शंस पर इंस्पेक्शन या क्वालिटी इंस्पेक्शन। अगली मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, नंबर ऑफ मटेरियल, रेक्विजिशंस। रेक्विजिशंस क्या होती हैं, फैक्ट्री वाले स्टोर कीपर को कहते हैं भाई मटेरियल भेजो, रिक्वेस्ट को कहते हैं। 1 20 और कितनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है, 2000। रेक्विजिशंस क्या आता है, पर जैसे आप डिपार्टमेंटल रेट निकालते थे, आपने अभी सवाल में कितने रेट निकाले हैं, 5 एक्टिविटी वाइज रेट निकाले हैं। ये एब्जॉर्प्शन रेट्स हैं सारे, लेकिन वो हमने एक टेबल में निकाली है ताकि हमारे लिए आगे उसको एब्जॉर्ब करना क्या हो जाए, आसान। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई मसला? अच्छा जी, इसके बाद मैंने आपसे कहा मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, अभी आप बस देख लें, जो साथ साथ लिख रहे हैं बाद में उन्होंने परेशान होना भी जी। इसके बाद अब आपने यहाँ पर हेडिंग देनी होगी FOH एब्जॉर्ब, और दरमियान में जितनी प्रोडक्ट है उनके सब कॉलम बनाएंगे। हमारे केस में यहाँ कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 2 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। देखें यहाँ अब आप गलती करेंगे, यहाँ से आगे आके बच्चे रुक जाते हैं कि क्या करें आगे। देखिए हमारा जो रेट है वो है 5,000 रुपए। अब आपने प्रोडक्ट वाइज सेटअप क्वेश्चन में देखने हैं कि प्रोडक्ट ए के लिए कितने सेटअप्स हैं और प्रोडक्ट बी के लिए। ये जो रेट है ना, रेट इसको मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट ए के नंबर ऑफ सेटअप से और प्रोडक्ट बी के। तो अब मुझे ऊपर क्वेश्चन से टोटल सेटअप्स नहीं चाहिए, वो जो प्रोडक्ट वाइज नहीं दिया हुआ था कॉलम आखिरी, वो आपको चाहिए। तो देखें जी प्रोडक्ट वाइज सेटअप्स कितने हैं, 2 और 6। तो अब आप क्या करेंगे, यानी 5,000 पर सेटअप थी हमारी FOH का रेट, इनटू 2 सेटअप्स कितना आता है ये, 10,000। और इसमें 5,000 पर सेटअप इनटू 6 सेटअप्स, ये 6 सेटअप्स पर यूनिट नहीं है, ये टोटल है, तो 30,000। आप जरा इसको क्रॉस चेक करें तो आप देखें ये 40,000 का ब्रेकअप हो गया हुआ है, ये इसी 40 का ब्रेकअप हुआ है। अगर आपने सही किया होगा तो ये बराबर आ रहा होगा 30 प्लस जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा अगली कॉस्ट को कैसे करेंगे जी, 200 नहीं 40 पर मशीन आवर इनटू टोटल मशीन आवर दिए होंगे 3800। 8,000
30 152, तो ये और ये जमा करें तो वो 160 बनता है। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा काम है बस, ये सारे अब आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। क्या बनता है मेरा ख्याल है अगला 5000 पर ऑर्डर इंटू 2 ऑर्डर इंटू 6, तो वो भी 10, हाँ जी 10,000 आ जाएगा और 30 आ जाएगा। वो अब आपने खुद करना है, मैं सिर्फ लिख रहा हूं। इसके बाद 4000 पर इंस्पेक्शन इनटू 8000 आ जाएगा। चेक करते जाओ, 8 इंस्पेक्शन होंगी शायद, और आखिर में ये आएगा मेरा ख्याल है 60, और ये अब आपने ये जो निकाले ना इन सब का टोटल करेंगे, यानी ये जो आपने एफओच नहीं निकाले प्रोडक्ट ए के, ये एब्जॉर्ब्ड एफओच है। 10,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000 प्लस 8, ये सारे ऐड अप करें 90, और ये दूसरी प्रोडक्ट है 3 86, कौन सा है 96 ही आता है। 4 लाख की तकसीम होनी थी, तो ये 4 लाख की तकसीम हुआ है। चेक कर लो जरा, सही है क्या गलत है? मसला ये है कि ये हमारे प्रोडक्ट वाइज एफओच आए हैं, लेकिन ये टोटल में आया है, और हम जो ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं वो टोटल में नहीं कर रहे। तो अब हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर टोटल नहीं लिखने। अगर टोटल लिखने होते तो यही आंसर ऊपर शिफ्ट हो जाता। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आंसर आया है ये प्रोडक्ट वाइज एफओच कॉस्ट आई है, ये एफओच कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट आ गई है। ऑफ ईच, ये हमारा मेन आंसर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ऊपर टोटल नहीं चाहिए, पर यूनिट चाहिए। तो इसको डिवाइडेड बाय क्या करें, जितने हर प्रोडक्ट के यूनिट्स इस इदारे ने बनाने हैं, तो कितने कितने यूनिट प्रोडक्ट के बनने हैं ऊपर दिए हुए थे। 200 यूनिट प्रोडक्ट ए के और 1900 यूनिट प्रोडक्ट बी के, तो पर यूनिट आ जाएगा 200 यूनिट्स पे डिवाइड करें तो एफओएच कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। असल आंसर तो वैसे वो था आपका, आ गया हुआ है, ये शीट मुकम्मल हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूशन शीट है किस्म की। तो लेकिन मसला ये है कि वो मुझे पर यूनिट पे चाहिए था। कितना आता है 480, चलो 480 आ गए 1900 यूनिट से एग्जैक्ट। ऊपर जाके कॉपी कर लें 480, तो सेम आंसर सिंगल वाला नहीं आ रहा, सिंगल में देखो कुछ और थे, 100-200 थे, अब बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट आए हैं। 5 और 2, ले जी मुकम्मल हो गया है सवाल। अब आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं आप लिखो प्रैक्टिस के लिए, चलो शामिल आ जाएगी, पीडीएफ भी आ जाएगी। ये ले, सारे सवाल इसी तरह होंगे। ये शीट नहीं बनानी सीखनी है बस आपने, और तो कुछ भी नहीं है। समझ आ रही है ये शीट कैसे बनी? चलो बस आज इतना ही। कल की क्लास जब भी होगी, कल तो वैसे ऑफ है, मंडे ट्यूसडे, संडे भी ऑफ है, मंडे ट्यूसडे को ट्रिप जा रहा है, तो हम अब अगली क्लास कब पढ़ेंगे, तब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बस हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जो बच्चा खुद सारी प्रैक्टिस कर लेता है तो वो प्री वाला फिर उधर क्लास में पूछ सकता है, कोई मसला हो तो। मर्जी है आपकी प्री वालों की, आना है तो आए, बेहतर है। लेकिन ये चैप्टर खत्म हो गया, बस ऐसे ही है सवाल। मैं पास पेपर के सवाल कराऊंगा सीए फाइनल के 2-4, नोट्स में है सवाल जवाब भी है। चलो भाई बस हो गया खत्म, ये लिखना है तो लिख लें। पीडीएफ कब तक आ जाएगी?
ये PDF अभी आ जाती है। अच्छा लगा? क्यों? कौन सी है मिस?